सो टेस्ट सीरीज, जब भी आपको राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में सोचना होता है तो टाइम बाउंड राइटिंग अपने आप में बहुत क्रूशियल होता है। टाइम बाउंड राइटिंग 3 आवर्स में 5 क्वेश्चंस को खत्म करना या टाइम अप्रोच में अपने सिलेबस को रिवाइज करना, इसके लिए एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज प्रोग्राम कितना इंपॉर्टेंट है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सब जो होपफुल हैं अपकमिंग मेन एग्जामिनेशन को लिखने के लिए, you cannot afford to miss the test series program that I have designed. You have to be writing the test to understand and feel the difference that is there. अब थोड़ा सा elaborate version में इसके बारे में बात करते हैं. Let me just get on to the crisp thrust area that I definitely find to be the dedicated version of the test series that I provide. So if I just scroll it up here, when I say thrust area of the test series, आपको क्या समझना है कि हमारा sole objective क्या है। Of course हम सब चाहते हैं हमें अच्छे मार्क्स मिले। ऑप्शनल के मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके फाइनल मार्क्स में, I don't have to speak all about that. This video is not at all towards that. राइटिंग स्किल्स एनहांसमेंट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। राइटिंग स्किल्स बैठकर सोचने से नहीं आता है, it comes when you write, and when you are supposed to write, you should write catering the requirement of the examination. That is the reason framing up of the answer with integration of diagrams, illustrations, maps. क्या ये जरूरी है कि मुझे हर डायग्राम, हर आंसर में, हर पेज में कुछ डायग्राम डालने हैं? टू बी एट द ओपन एंडेड परव्यू, आंसर इज यस। आपको डायग्राम्स इन टर्म्स ऑफ फ्लो चार्ट, इन टर्म्स ऑफ इलस्ट्रेशंस, इन टर्म्स ऑफ मैप्स डालने चाहिए। वो आपका पर्सपेक्टिव रिफ्लेक्ट करता है एग्जामिनर को। रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन टाइम एंड स्पेस, 20 मार्कर क्वेश्चन, you are taking 15 marker question, you are taking 10 marker questions as the questions, maximum marks in your optional paper. मुझे कितना समय और कितना टाइम देना चाहिए? आइडियली तो ये कहा जाता है कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए you should be attempting, आप उसको रीड करो, आप उसको कॉम्प्रीहेंड करो, आप उसको फ्रेम करो और आप उसको लिख दो with illustrations, diagrams and all in less than 10 minutes. अगर आपको ये वाली प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए आपको कंसिस्टेंट राइटिंग लेनी पड़ेगी। कॉम्प्रीहेंडिंग द की टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन, इतनी बार इनके बारे में बात हो चुकी है कि आपको अपने अंदर इसको इनकलकेट कर लेना चाहिए कि भाई क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्या मुझे एक रोट मॉडल लेकर अपनी आंसर राइटिंग को अप्रोच करना है कि भाई मैंने उठाया पेन और टॉपिक देखा प्लेट टेक्टोनिक या टॉपिक देखा ट्रॉपिकल साइक्लोन और शुरू हो गए? नहीं, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। That is the reason I always say आपको अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को इतना फ्लेक्सिबल बनाकर रखना है कि आप क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से अपने आंसर को बुलेट पॉइंट आंसर, पैराग्राफ आंसर, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, वेदर विद अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन और अ कंक्लूजन और नॉट, ये सारी चीजें कस्टमाइज्ड होती हैं हर क्वेश्चन की डिमांड पर और आपके पास इतना समय नहीं होता। यू नीड टू बी इन प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज यहां पर क्रूशियल रोल प्ले करता है। इंटीग्रेटिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स विद इन लॉजिकल मैनर, फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप ज्यादातर किसके साथ एसोसिएट करते हो? केस स्टडीज के साथ। तो क्या आप कुछ स्टैंडर्ड केस स्टडीज रेडी कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। पॉपुलेशन से, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट से, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से, कोई भी नेचुरल हजार्ड से, ह्यूमन मेड हजार्ड, अभी ओडिशा का रेल एक्सीडेंट हमारे दिमाग से निकल नहीं पा रहा है। We need to take up the references of the case studies at the appropriate place. ऐसा ना लगे कि वो मिसफिट है कि आप पूरे के पूरे तो कस्टमाइज ट्रेडिशनल ड्रेस में तैयार बैठे हो and you are having all together sports shoes in your foot. वो मिसमैच वाली चीज क्वालिटी ऑफ आंसर को डिक्लाइन करती है। आपको इंटीग्रेशन लेना है, कहां पर क्या चीज बेस्ट कंड्यूसिव है। कोहेरेंस ऑफ राइटिंग, मेरे ख्याल से ये चीज जो है ये लार्जली हम मिस कर देते हैं। व्हाट इज मेंट बाय कोहेरेंस ऑफ राइटिंग? कोहेरेंस का मतलब है इंटीग्रेशन। आप किसी रोड की क्वालिटी को, आप रोड बेस पर ट्रैवल कर रहे हो, आप उसकी क्वालिटी को कैसे जज करते हो? दैट आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग जर्की राइड, आई एम एक्सपीरियंसिंग स्मूथ राइड। एग्जामिनर को आपने बिल्कुल वैसा ही स्मूथ राइड एक्सपीरियंस कराना है। कैसे कराओगे? बाय नॉट राइटिंग अ जर्की आंसर। व्हाट इज मेंट बाय जर्किंग आंसर?
मेरे ख्याल से आप सब लोग इस चीज से इत्तेफाक रखोगे, जब हम आंसर लिखना शुरू करते हैं हम रियलाइज ही नहीं करते, अचानक ओ ये चीज छूट गई, अरे वो वाली पॉइंट छूट गया, अरे वो वाला पॉइंट छूट गया, एंड यू हैव स्टार्टेड राइटिंग देम रैंडमली। ये रैंडम फैक्ट होते हैं जर्की राइटिंग। जर्की राइटिंग डिक्रीजेस क्वालिटी ऑफ योर आंसर। इट हैज टू बी वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड कोहेरेंट। वो क्लैरिटी देता है एग्जामिनर को कि हाउ क्लियर यू आर, एक पर्सपेक्टिव देता है एग्जामिनर को कि भाई ये एस्पिरेंट जो है इसको बिल्कुल क्लियरली पता है क्या करना है और कैसे करना है। तो कोहेरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन कंटेंट प्रेजेंटेशन इन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बताया। मुझे हर क्वेश्चन में एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिमांड पर। आप बड़े हार्ड कोर कन्वेंशनल क्वेश्चन लिख रहे हो, आप आंसर लिख रहे हो इनग्रोन मियांडर्स पर और कंक्लूड करो, thus we can conclude that when river starts flowing sluggishly it develops meander। कितना फुलिश लग रहा है ये। आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप एक कस्टमाइज्ड कंक्लूजन तैयार करें, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से डिसाइड करो कि आपको कंक्लूजन लिखना चाहिए कि नहीं। सो दीज आर द थ्रस्ट पॉइंट व्हिच मेक्स माय टेस्ट सीरीज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर। और हम बोले बिना रुकेंगे नहीं, हमारे टेस्ट सीरीज का एक्सक्लूसिवनेस ये भी है कि हम ही आपका पेपर बना रहे हैं, हम ही आपका पेपर इवैल्यूएट करेंगे और हम ही आपका टेस्ट डिस्कशन लेंगे। आपकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का डिस्कशन भी हमने ही लेना। तो इट डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू विद द एक्सपीरियंस दैट आई हैव गॉट इन दिस फील्ड। सो आई थिंक दैट सेज ऑल। ऑन टू द बोर्ड नाउ। अच्छा, जब हम टेस्ट सीरीज का एक शेड्यूल के बारे में बात करते हैं तो हमने फर्स्ट टेस्ट में मेजर पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी को इंक्लूड कर लिया। मेजर पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियानोग्राफी को इंक्लूड करा। आपको क्या रेफरेंस लेना चाहिए, आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, जब हम बुक्स की बात करते हैं ना तो इसको जिसको कहते हैं ना सेंसिटिव मोस्ट सेगमेंट, कि भाई मुझे तैयारी तो करनी है तो मैं किस चीज से तैयारी करूं। आप जब रिवीजन करना शुरू करो तो आप सोर्सेज ऑफ रेफरेंसेस मेरे विचार से ध्यान से सुनना, इनको रखना। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ सविंद्र सिंह, ये तो गीता, बाइबल, कुरान हो गया आपके लिए, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपने सविंद्र सिंह की किताब को किसी भी पॉइंट पर अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से दूर नहीं रखना है। अच्छा, अब इसके अलावा आपको और क्या करना चाहिए। नेचर ऑफ क्वेश्चंस, लास्ट फ्यू इयर्स में जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं उसको देखते हुए थोड़ा ध्यान से समझो और अंडरस्टैंड करो कि आपको और कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं। स्टार मार्क करके डाल रहे हैं, आई एडवाइज थॉर्नबरी, पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास बच्चों। अगर कोई कहता है कि दूसरा कोई ऑप्शन है तो हम कहते हैं गलत है। आप बिल्कुल भी अपनी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को अपने दिमाग से अपनी अपॉर्चुनिटी को अपने सामने से हटा दोगे। थॉर्नबरी के हमने चैप्टर्स को आउटलाइन करा है, चैप्टर 2, 20 एंड 21। चैप्टर 2 है सम फंडामेंटल, आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर, चैप्टर 2, 20 एंड 21। चैप्टर 2 टॉक्स अबाउट फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। अच्छा, ये कंसेप्ट्स मुझे सविंद्र सिंह में नहीं मिलते हैं, दोबारा बोल रहे हैं, नहीं मिलते हैं। And have we not encountered the question on structure is a dominant control factor in evolution of landform? Simplicity, complexity rather than simplicity is more common in landscape development. ये मुझे नहीं मिल रहा, सविंद्र सिंह में नहीं दिखाई देता। और जब हम बात करते हैं चैप्टर 20 की तो आई एम टॉकिंग अबाउट स्यूडो वोल्केनिक फीचर, आया कि नहीं, शॉकर क्वेश्चन था ये। आई एम राइटिंग स्यूडो वोल्केनिक, शॉकर क्वेश्चन था ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, स्यूडो वोल्केनिक कहां से आ गया, ये आ रहा है थॉर्नबरी से। एंड आई इंसिस्ट फॉर अपकमिंग मेन एग्जामिनेशन चैप्टर 21, इट इज टॉकिंग अबाउट पैलियो जियोमॉर्फोलॉजी। छोड़ना मत, बिल्कुल मत छोड़ना। इनको छोड़ दिया तो आपने अपना एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी को मिस किया। तो सबसे पहली चीज सविंद्र सिंह पढ़ रहे हो, शाबाश, पढ़ते जाओ, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, उसको जरूर पढ़ो। थॉर्नबरी के 3 चैप्टर्स आपने ऐड करने। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, आफ्टर टेकिंग थॉर्नबरी इनटू रेफरेंस, आपको एक और किताब है जिसको अपने राडार पर जरूर से लेकर आना है। वो कौन सा लाना है, इट्स सविंद्र सिंह अगेन। आप बोलोगे तो आपने लिख दिया,
बट आई एम टॉकिंग अबाउट सविंद्र सिंह का जियोमॉर्फोलॉजी। अच्छा, सविंद्र सिंह का जियोमॉर्फोलॉजी और फिजिकल ज्योग्राफी में अगर आप पॉइंट डिफरेंस देखोगे तो आप बड़े आराम से समझोगे। हमने चैप्टर के नाम लिख लिए ताकि आपको आसानी से बता सकें। चैप्टर 13 एंड चैप्टर 15। अब ये दोनों चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? चैप्टर 13 जा रहा है माउंटेन बिल्डिंग के लिए। अच्छा, जब आप माउंटेन बिल्डिंग के बारे में बात करते हो, अभी बिल्कुल रिसेंटली वी एनकाउंटर्ड द क्वेश्चन ऑन हाउ फार कोबर वाज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग ओरोजेनेसिस। तो जब रिसेंट थियरीज ऑन माउंटेन बिल्डिंग्स की बात होती है तो इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर मुझे और कहीं मिलता नहीं है, और इसके बारे में तो कई बार बात हो चुकी है। हिल स्लोप, जब हिल स्लोप डेवलपमेंट और उसके अप्रोचेस के बारे में बात करें तो मुझे चैप्टर 15 ऑफ सविंद्र सिंह से ज्यादा और कोई टेक्स्ट बुक दिखाई नहीं देती। एनसीईआरटी रीडिंग के साथ साथ आपको चैप्टर 25 ऑफ रूपा मेड सिंपल भी पढ़ना है, तो हम इसको स्टार मार्क करके यहाँ पर लिख देते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ रूपा मेड सिंपल एकदम लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 25। आई जस्ट काउंटर चेक, गलत नाम नहीं लिख दे, चैप्टर नंबर लिख रहे हैं आपके लिए ताकि आप किसी भी तरह की कोई गलती ना करें। अप्लाइड फिजिकल ज्योग्राफी है ना, मतलब ये चीजें आप कोई नहीं बताएगा, कहेगा आप जो पढ़ रहे हो पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। नहीं पढ़ रहे हो भाई, आपने एक एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, तो उस एग्जामिनेशन का कि जो आपके सामने बम्बार्डमेंट हो रही है उस बम्बार्डमेंट को जज करके ही तो अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करोगे ना। तो ये सारे चैप्टर्स हम बात कर रहे हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन 18 तारीख को जो है उसके जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी मेरे ख्याल से एक ऐसा टॉपिक है हमारे सिलेबस का जिसको हम कह सकते हैं वंस डन डन फॉरएवर, है ना, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो आप अपने प्रिपरेशन के साथ इन चैप्टर्स को जरूर ऐड करें, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स वो चैप्टर्स हैं जो एक फाउंडेशन क्रिएट करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, जिसके बिना आप आंसर नहीं लिख सकते। और जब भी आप बात करो इसके बियॉन्ड, तो प्लीज एंड प्लीज टेक रेफरेंस ऑफ दीज नोट्स। जब हम कह रहे हैं टेक रेफरेंस ऑफ दीज नोट्स, आई मीन टू से आपकी A to Z रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रिपरेशन, एकदम कंटेंट की कंप्लीट रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी इन नोट्स से। इन नोट्स को इतना क्रिस्प एंड अपडेटेड बनाया है हमने कि मेरे ख्याल से आप बड़े आराम से जैसे जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट की तैयारी करते जाओ, इनको इंटीग्रेट करते चले जाओ अपने सोर्सेस के साथ। आप अपने आप देखोगे कि भाई मैं ग्राउंड फ्लोर से कब 25वें फ्लोर पर पहुंच गया, मुझे पता ही नहीं चला। यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि जब हम अपनी स्ट्रैटेजी को अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं तो हम उसमें किस चीज को पीछे छोड़ देते हैं कि भाई एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, ऑप्शनल का मार्क्स कितना प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स ऑन टू स्कोरिंग। तो मेरी एडवाइस आप लोगों से है कि जो आपको 3 टेक्स्ट बुक के स्पेसिफिक चैप्टर्स बताए और जो ये नोट्स आपको बता रहे हैं, इनको इंटीग्रेट कर लो और शुरू हो जाओ तैयारी करने के लिए। 18 जून को मिल रहे हैं हम अपने पहले टेस्ट के लिए, एंड आई थिंक विल गो देयर एंड विल बैंग इट। ऐसा कैसे हो जाएगा कि मुझे ज्योग्राफी में मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने और दूसरे एस्पिरेंट्स को मिले हैं? व्हेन इट कैन बी अटेन्ड, व्हाई इट कैन नॉट बी मी? हैप्पी लर्निंग, बाय बाय फ्रॉम माय साइड।